नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश शेखरवर। आज का ब्लॉग मैं राम जन्मभूमि पर बने उस भव्य राम मंदिर की ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि जहाँ राम के विग्रह की स्थापना तो हुई, राम राज के शासन की परिकल्पना होने का दावा तो किया गया, लेकिन जिस प्रकार भगवान राम ने अपने नीति और सिद्धांतों के कारण न सिर्फ इतने कष्ट सही, यहाँ तक कि वो अपने नीच सिद्धांतों के खातिर उन्होंने अपने जरा सी आरोप पर अपनी प्राणों से प्यारी पत्नी को भी त्यागने में देर नहीं की। उन भगवान राम के मंदिर के ट्रस्ट में किस प्रकार से लूट हुई, पूरी विश्व ने इस बात को देखा और ये लूट उस राष्ट्रवादी और धर्मवादी सरकार के कार्यकाल में हुआ, जो कि उत्तर प्रदेश में तो एक भगवा वस्त्रधारी ही और हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरे योगी आदित्यनाथ और केंद्र में नरेंद्र मोदी की राष्ट्रवादी सरकार के होते हुए हुआ। निश्चित तौर पर कल इसी चोरी के मुख्य आरोपियों पर एफआईआर दर्ज करने के मांग को लेकर हजारों वकीलों का हुजूम अयोध्या थाने में घुसा और उन्होंने अनिल मिश्रा, चंपत राय और गोपाल समेत तमाम लोगों के खिलाफ मामले की जांच करा के कार्रवाई करने की मांग की। निश्चित तौर पर पहले पुलिस ने इन वकीलों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगाई थी, लेकिन भारी संख्या में उपस्थित वकीलों के कारण पुलिस के ये इंतजाम धरा का धरा रह गया और मजबूरन पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी पड़ी। हालांकि अभी एफआईआर की कॉपी संबंधित पक्षों को नहीं मिली है, लेकिन ऐसा लगता है कि देर सबेर इनके खिलाफ निश्चित तौर पर एफआईआर लिखकर कार्रवाई करनी ही होगी, क्योंकि जिस तरह का मानस बनता जा रहा है और खाली विपक्षी ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के उन कोर वोटरों के अंदर से भी इस तरह की आवाज़ निकल रही है कि कम से कम जिस ट्रस्ट के कार्यकाल में इस तरह की घटना हुई, कम से कम उस ट्रस्ट को भंग करके और मुख्य आरोपियों पर तो कम से कम कार्रवाई होना ही चाहिए। इस मामले में 6-7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और ये गिरफ्तारी ठीक उसी प्रकार है जैसे कि मोरबी हादसे में जब 140 से ज़्यादा लोग मर गए थे, जिसमें कि महिलाएं और बच्चे थी। मैं गुजरात के उस पुल की बात कर रहा, झूलते पुल की बात कर रहा हूँ, जहाँ की एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल की रख रखाव और मरम्मत का ठेका दे दिया गया था। जब अधिक संख्या में यात्री जाने के कारण पुल गिरा तो
मुख्य जो इसका आरोपी था जय पटेल, उसका नाम एफआईआर में नहीं था और न उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई, बल्कि उनके टिकट बेचने वाले और मैनेजर पर गिरफ्तारी की कार्रवाई हुई। निश्चित तौर पर यह बात तय मानी जानी चाहिए कि उसी तरह का कुछ प्रयास यहाँ अयोध्या के राम मंदिर चोरी में हो रहा है, जहाँ जिसको कि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष ने डकैती बताया था, जो कि पूर्व नौकरशाह रहे हैं और प्रधानमंत्री के अति विश्वसनीय रहे हैं। उनके खिलाफ भी इस तरह के, जब उन्होंने राम मंदिर की चंदा और चढ़ावा लूट को एक तरह से डकैती की संज्ञा दी। निश्चित तौर पर किसी को इस घटना से फायदा हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन दो लोग ऐसे हैं जिन्हें कि निश्चित तौर पर इस घटना से राजनीतिक लाभ हुआ है। एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दूसरे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं सुबह सुबह इस तरह की बातें क्यों कर रहा हूँ, और वो भी दोनों ऐसे विपरीत ध्रुवों की जो कि एक दूसरे को फूटी आँख देखना भी नहीं चाहते। सबसे पहले मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करूंगा कि उन्हें राम मंदिर की इस घटना से किस प्रकार का राजनीतिक लाभ मिला है। आप सभी लोग जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ गुजरात लॉबी की पसंद नहीं, मजबूरन उनको योगी आदित्यनाथ को स्वीकार करना पड़ा था। उन्होंने 17 से लेकर 22 और 22 से लेकर ये भी कार्यकाल एक तरह से पूरा करते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ को गुजरात लॉबी एन कैन प्रकारेण सत्ता सीट से हटाना चाहती है, मुख्यमंत्री के पद से हटाना चाहती है, और इसके लिए वो बीच बीच में प्रयास भी करती रहती है। और इस समय योगी आदित्यनाथ को किसी बहाने से हटाया जाना था, लेकिन जिस तरह से दान चढ़ावा चोरी को लेकर योगी आदित्यनाथ ने अपनी ओर से एसआईटी का गठन किया और दूध का दूध पानी का पानी करने के बात उन्होंने कही, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी या गुजरात लॉबी बैकफुट पर आई, उसने योगी को फिलहाल गुजरात लॉबी के उन कुत्सित प्रयासों को धराशायी करने का प्रयास कर दिया। नहीं तो अभी तक योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर संकट मंडराने ही वाला था। निश्चित तौर पर अखिलेश यादव की स्थिति भी इसी प्रकार की है। सभी लोग जानते हैं कि 2027 में चुनाव होना है, और उस चुनाव में कितना महत्वपूर्ण चुनाव न सिर्फ देश के लिए होगा, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए भी ये चुनाव महत्वपूर्ण होने वाला है। और किस प्रकार से थोड़े दिन पूर्व जिस प्रकार ममता
बनर्जी की पार्टी को पश्चिम बंगाल हारने के बाद तोड़ा गया। उनके सांसदों को भारतीय जनता पार्टी ने किस प्रकार अपने में शामिल न करके एक ऐसी पार्टी में शामिल कराया जिसे सिर्फ पूरे देश में 800 वोट ही मिले थे, और उनका इरादा अखिलेश यादव को झटका देने का था और उनके दल को तोड़ने का था। लेकिन राम जन्मभूमि में घटी इस घटना ने गुजरात लॉबी को अपने आंतरिक झंझटों से बचने के कारण ऑपरेशन लोटस, जो कि अखिलेश यादव के सांसदों को तोड़ने के लिए चलाया जाने वाला था, उसको लेकर उन्हें संभलने का मौका दे दिया और अखिलेश यादव को संभवतः इसका राजनीतिक लाभ मिला। नहीं तो जिस प्रकार से ममता बनर्जी की पार्टी को उन्होंने तोड़ा, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के गुट में उद्धव ठाकरे के 5 सांसदों को लाया गया, और उनकी अभी भी प्रयास यह चल रही है कि शरद पवार के भी सांसदों को इन के इन प्रकारेण अपने में लाया जाए। तो निश्चित तौर पर इस चोरी से जितना डेंट भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को लगा है, उससे कम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी नहीं लगा है, क्योंकि जिन लोगों पर इस मामले में लिप्त होने की खबरें आ रही हैं, वो लोग सभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ही निकटस्थ रहे हैं और कार्यकर्ता रहे, और उससे ज़्यादा किन लोगों को राजनीतिक लाभ हुआ मैंने आपको इस संबंध में बता दिया। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने का प्रयास करूंगा। अयोध्या पर विशेष तौर पर मेरी निगाह रहेगी, क्योंकि जिस तरह से अयोध्या को लेकर दिनों दिन लोगों का मानस बदल रहा है, तो ज़रूरी है कि अयोध्या से की ओर महत्वपूर्ण बदलाव पर नज़र रखी जाए, और उसका राजनीतिक उद्देश्य क्या है और क्या परेशानी मौजूदा सरकार को आ सकती है, इस सभी कारणों को आम जनता को ज़रूर इस संबंध में प्रकाश डाला जाए। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने की कोशिश करूँगा। जय हिंद।